बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी। इस्लामाबाद की अदालतों में आज कई अहम मुकदमात ज़ेर बहस हैं और कानूनी महाज पर बड़ी डेवलपमेंट आज सामने आई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस के तबादलों को अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया, जहां वकला की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ये इक़दाम आइन के ख़िलाफ़ है और इसमें शफाफियत नहीं रखी गई। दरख्वास्त में कहा गया कि जो जजेस हैं उनके तबादलों की वजूहात वाज़ेह नहीं की गई कि किन वजूहात की बिना पर यह तबादले हुए, जिससे अदालती निज़ाम की खुद मुख्तारी पर भी सवालात उठ रहे हैं। उसी के साथ ये भी मौक़िफ़ सामने आया कि नए आईनी ढांचे के तहत बनने वाली वफाकी आईनी अदालत को ऐसे मामलात सुनने का इख्तियार ही नहीं है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, जिससे इस वक्त एक नई कानूनी बहस छिड़ चुकी है और अब नजरें सुप्रीम कोर्ट की आइंदा समात पे हैं। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट केस जो है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं प्रोग्राम में, वो 190 मिलियन पाउंड केस है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और फ्यूचर को भी डिसाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जहाँ पे इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलों पर समात के दौरान संगीन खदशात का इजहार किया गया। जो वकील हैं सलमान सफदर, उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि बानी पीटीआई को बहुत लंबी देर तक जो है वो तन्हाई में रखा जाता है, जिसकी वजह से उनकी सेहत बहुत ख़राब हो गई है। उनकी उनकी बिनाई का जो मसला है वो इसीलिए हुआ और वो तेज़ी से उनकी बिनाई मुतासर हो रही है। तो अदालत ने इस मामले पर तशवीश का इजहार भी किया और इंदिया ये दिया कि अपीलों पर जल्द समात की जा सकती है। एनी हाउ, ये इंपॉर्टेंट मैटर्स है मेरे पास आज बात करने के लिए, और इस पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में सबसे पहले ज्वाइन किया साकिब साहब ने, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने और डॉक्टर अली इमरान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल साइड को भी देखते हैं और रहनुमा भी हैं। आप सबका मुझे ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। साकिब साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन द शो। सर, आज तो सबसे पहले मुझे ये बताइएगा 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से अदालत का क्या माहौल रहा? दिन भर जो हियरिंग हुई उसमें क्या क्या जो है वो दलाइल दिए गए, जवाबात क्या है? आज की जो समाअत थी 2-3 हवालों से बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उसका अभी ऑर्डर ऑफ द डे आना है कि बुनियादी जो नुक्ता अदालत के सामने था वो ये कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की जो अपीलें हैं उन पर समाअत की जाए, उन पर फैसला किया जाए, या सजा मुअत्तली की जो दरखास्तें हैं उन पर फैसला किया जाए। अब अदालत का जो व्यू बज़ाहिर लग रहा था वो अपीलें ही अदालत बार बार कह रही थी कि इन अपीलों को आगे बढ़ाया जाए और इन अपीलों को हम सुनते हैं और उनका फैसला करते हैं। नैब भी यही कह रही थी, लेकिन इमरान खान के वकील सलमान सफदर ये कह रहे थे कि क्योंकि सजा मुअत्तली की दरखास्तें एक साल तकरीबन इस 1 साल से ज्यादा अरसा से पेंडिंग पड़ी हुई हैं, तो पहले उस पर आप जो है वो जो भी फैसला करना है वो फैसला कर दें। और इमरान खान साहब से 8 अप्रैल को वो मिले भी थे, तो उन्होंने भी यही इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि पहले आप सजा मुअत्तली की दरखास्तों यानी कि जमानत की दरखास्तों, और उसमें उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि इमरान खान और बुशरा बीबी की जो दाएं आंख है उनकी बिनाई का इशू बहुत बढ़ चुका है और इमरान खान साहब की आंख के हवाले से उन्होंने इंकिशाफ किया, एक बड़ा इंकिशाफ के वो उनकी बिनाई 85% जा चुकी है। उन्होंने बताया है कि इमरान खान साहब के हवाले से, और सलमान सफदर ने यह भी बताया कि उनकी जो उनसे 22 घंटे तकरीबन इमरान खान साहब जो उनको कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, बुशरा बीबी को 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। तो ये मल्टीपल मतलब पॉइंट्स थे जिसमें 2 नुक्ते थे कि दोनों की दाएं आंख क्यों जो खराब होगी, क्या कोई वायरस है अडयाला जेल में, किस वजह से हुई है। और दूसरा पॉइंट ये था कि कैद तन्हाई में उनको जो है वो रखा जा रहा है, कानूनी तौर पर ऐसा नहीं किया जा सकता, ना उनको ऐसी कोई सजा है। तो सजा मुअत्तली पर वो फोकस थे, बार बार कह रहे थे, मुख्तलिफ हवाले भी दे रहे थे, मुख्तलिफ उन्होंने कहा कि देखें इस केस के पेंडेंसी की वजह से या जो हुकूक हैं वो ना मिलने की वजह से जो कैदियों के हुकूक हैं, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस पर बात हो रही है, इसके हवाले से क्रिटिसिज्म हो रहा है। लेकिन दूसरी जानब जो बेंच था चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब, उनकी जानब से ये कहना था कि ठीक है, मतलब ये सारे मामला हैं, लेकिन जब कोर्ट कह रही है कि आप अपना टाइम फ्रेम दें, शेड्यूल दें, 2 दिन आप जो हफ्ते में रखना चाहते हैं, 3 दिन रखना चाहते हैं, आप शेड्यूल दे दें, उन 3 दिनों में हम ये हफ्ते में ये सुना करेंगे और हम उसको जो है वो इसको कर देते हैं। लेकिन सलमान सफदर ने कहा कि इसमें तो पता नहीं कितने हजार फाइलें और पेजेस हैं और इस तरह करके, और ये तो मुझे 3-4 हफ्ते लगेंगे अपील की पूरी तैयारी में। और उन्होंने कहा कि सजा मुअत्तली की हद तक तो मैंने 30 मिनट लगाने हैं इसके जो वो आर्गू करने में, लेकिन अपील की तैयारी में 3-4 हफ्ते लग जाएंगे। तो फिर भी चीफ जस्टिस ने कहा कि 10 दिन आपको दे देते हैं, 10 दिनों के बाद फिक्स कर देंगे। बहरहाल मामला ये है कि जो सलमान सफदर है उन्होंने कहा जी मुझे क्लाइंट ने यही कहा है कि आपने पहले सजा मुअत्तली पे दलाइल देने, अपील पे नहीं जाना। तो अच्छा, इसलिए फिर अदालत ने कहा कि चले हम जो है वो देख लेते हैं इस मामले को। फिर जो है वो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब जो है वो चैम्बर चले गए और बज़ाहिर हमें
खबर ये आई कि ऑर्डर ऑफ द डे आएगा, जुडिशियल ऑर्डर आएगा कि अब इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें सुनी जानी है या अपीलें सुनी जानी है। अच्छा, ये जो आप बात करेंगे 190 मिलियन पाउंड केस में, ये अहम पेशरफ्त हुई है आज, जहां पे इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत के दौरान संगीन खदशात का इजहार किया गया। उनके वकील की तरफ से ये बताया गया कि बानी पीटीआई को तवील कैद तन्हाई में रखा जाता है, बुशरा बीबी को भी, और उनकी सेहत खासतौर पर बिनाई बहुत बड़ी हद तक मुतासर हो चुकी है। अच्छा, इस पर अदालत ने तशवीश का इजहार भी किया और फिर ये इंदिया दिया गया कि अपीलों पर जल्द समाअत हो सकती है। तो आपको क्या लगता है साकिब साहब कि अब ये केस किस तरफ बढ़ सकता है, ये किसकी फेवर में जा सकता है, कहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा है, वीकनेसेस कहाँ कहाँ पे क्या क्या है? असल में जो मेरिट्स है जो फैसला आया था 17 जनवरी 2025 को, उसमें जो कहीं ना कहीं जो उस वक्त हमने बात की भी थी, ये जब केस पूरा खुलेगा तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। कुछ ऐसे लकुनाज हैं जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी उनकी फेवर में जा सकते हैं, लेकिन अच्छा। मसला ये है कि इस पे कोई हकीम को बात करने से पहले इसका ये डिटरमिन पहले हो जाए कि आपने सजा मुअत्तली की दरखास्त सुननी है या अपीलें सुननी है, क्योंकि आज की जो हेयरिंग थी उसमें सलमान सफदर का फोकस इनकी एडिशनल जो ग्राउंड बना है वो है मेडिकल ग्राउंड। अब मेडिकल ग्राउंड का मेरिट्स के साथ ताल्लुक उस तरह नहीं होता कि अगर अदालत मेडिकल ग्राउंड को सुनकर जब वो अगर फैसला करना चाहती है तो वो टोटली डिफरेंट होगा। उसमें एक्सपर्ट्स आएंगे, डॉक्टर आएंगे, रिपोर्ट्स आएंगी, उनकी ओपिनियन आएगी कि इनको वाकई ही इस किस्म की बीमारी है कि इनको जेल में नहीं रखा जा सकता, इनको बेल मिलनी चाहिए, मेडिकल ग्राउंड पर बेल मिलनी चाहिए। तो ये एक अलग सा क्वेश्चन इसमें आ जाएगा। अभी तो अपीलें आगे चलेंगी, बढ़ेंगी, तो फिर ही कुछ असेस किया जा सकता है कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। ठीक है। अच्छा, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने भी मैं प्रोग्राम में ज्वाइन किया, साकिब साहब साथ ही। सिद्दीकी साहब, हमने देखा कि आज 190 मिलियन पाउंड केस से मुतालिक इंतहाई अहम जो है वो समाअत हुई है। उसके बाद दलाइल जो दिए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान के और बुशरा बीबी के वकील की तरफ से, वो ये बताया गया कि उनको कैद तन्हाई में रखा जाता है, 24 आवर्स है या 22 घंटे, जिसकी वजह से उनके जो सेहत के मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब आपको क्या लगता है कि ये केस जो है वो किस तरफ जाएगा ऑन दीज ग्राउंड्स, जहां पे इस तरह के मेडिकल एविडेंसेस भी दिए जा रहे हैं अदालत के अंदर? जाहिर है कि इसमें ये जो अब केस है, पहली बात तो ये कि ये जो टेक्निकल मामला है कि अगर मेन पिटीशन आ गई और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है वो पीछे चली जाएगी, उस पर प्रोसिक्यूशन का एतराज़ है और डिटर्मिन तो कोर्ट नहीं करना है। जी हाँ। तो मेरा ख्याल है कि कोर्ट जहाँ पर ये करेगी, क्योंकि आज भी मेरा ख्याल शायद कहा गया कि आप मरकज़ी अपील जो है उसके ऊपर अपने दलाइल दें, तो उस पर सलमान सफदर साहब शायद जो है वो इस बात पर रिलेक्टेंट थे और उनका कहना था कि उनको हिदायत नहीं हैं, तो और फिर तैयारी के लिए भी उनको वक्त चाहिए। तो ये कॉम्प्लिकेशंस तो हैं। अब देखते हैं कि अदालत क्या फ़ैसला करती है, क्योंकि फ़ैसला तो अदालत नहीं करना है कि कौन सी पिटीशन पहले समाअत की जाएगी। अच्छा, साकिब साहब, डे टू डे हियरिंग की बात हो रही थी, जो अदालत ने इंदिया भी दिया, उस पर जरा रोशनी डालिएगा, वो किस तरह से मुमकिन होगा? उसमें तो अदालत ऑप्शन दे रही थी ना कि अगर जब ये सारा उन्होंने मुद्दा रखा, मेडिकल ग्राउंड भी जल्दी समाते, सारा कुछ उन्होंने रखा, तो वो 4-5 दफा कोर्ट ने ये कहा कि हम आपके मुताबिक आप बता दें, हफ्ते में 3 दिन या 2 दिन हम एक शेड्यूल रख लेते हैं, उन दिनों में समाअत हुआ करें। डे टू डे हियरिंग का मतलब ये कि हफ्ते में 2-3 समातें जो हुआ करेंगी और हम कोशिश करेंगे कि एज सून एज पॉसिबल हम इसको डिसाइड कर दें। फिर नैब भी कह रहा था बार बार कि अपीलें जो है वो जल्दी जो है वो लगाई जाए, लेकिन उसमें जो आप ये कहें रुकावट आप कह सकते हैं कि इमरान खान साहब के जो वकील हैं उन्होंने बड़ा क्लियर कट कहा कि मुझे इंस्ट्रक्शन सिर्फ सजा मुअत्तली की दरखास्तें आगे बढ़ाने और उन पर दलाइल देने की और उनको पहले डिसाइड करने की, और उन्होंने ये भी ऑप्शन रखा। आप अभी उन्होंने कहा कि 30 मिनट में मैं दलाइल देता हूं, 30 मिनट इन दलाइल ने आप सजा मुअत्तली की दरखास्त डिसाइड कर दें, बेशक हमारे फेवर में हो या हमारे मुखालिफ हो, उसके बाद अपील पर जो है वो हम आर्गू कर लेंगे। अच्छा, चलें, ठीक है। सिद्दीकी साहब, दूसरी तरफ आते हैं जरा, जो जजेस ट्रांसफ़र का मामला है सर, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस छिड़ी हुई है, इस वक्त क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा है, वो वैलिड है या नहीं, वो प्लीज़ मुझे अपने जवाब में बताइएगा। आपको सालों साल हो चुके हैं कोर्ट्स को कवर करते हुए। अब सर, ये सुप्रीम कोर्ट में आज चैलेंज किया गया हामिद खान ग्रुप की तरफ से, लाहौर बार एसोसिएशन की तरफ से। अब ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का जो मकसद है वो बताइएगा कि वो आईनी अदालत का इख्तियार बनता है सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया, क्योंकि 200 और 200A और जो आर्ग्यूमेंट दिया गया इस वक्त वो ये दिया गया कि ये चूंकि आईनी अदालत उसी अमेंडमेंट के नतीजे में बनी है, तो वो एक खुद उस पर क्वेश्चन रेज होता है, जिसकी वजह से ये सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज किया गया है और सुप्रीम कोर्ट बीइंग द एपेक्स कोर्ट वो वहां पे वैलिड बनता है। तो प्लीज इसको बताइएगा कि किस तरह।
देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो पिटीशन दाखिल की गई है, अब इसकी आप देख लीजिए कि सूरत हाल क्या है। अगर कोई शख्स जो है वो कहे कि मैं फ़लाँ चीज़ को नहीं मानता और मैं जो है ना वो, अब ये बिल्कुल इस तरह से कि ये पिटीशन जो है ला के यहाँ पे आपके चैनल में आपके सामने रख दी जाए कि जी इसका फ़ैसला करें। बुनियादी तौर पर जो अदालतें हैं उनकी जुरिस्डिक्शन जो है वो होती है और उस जुरिस्डिक्शन में वो देखते हैं कि उसका इख्तियार समाअत क्या है। जी। एक सिविल कोर्ट का है, सेशंस कोर्ट का है, हाई कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का है। तो 27वीं आईनी तरमीम और 26वीं के बाद 27वीं आईनी तरमीम में 184(3) जो है उसको ओमिट कर दिया गया है और अब ये इख्तियार या जुरिस्डिक्शन जो है ये है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 175(e) के तहत। तो मुझे नहीं समझ आता कि एक अदालत जिसके की जुरिस्डिक्शन ही ना हो वहाँ पे दरख्वास्त दाखिल करेंगे तो उसका अंजाम तो हमें बिल्कुल सामने नज़र आता है। अच्छा। अब कोई माने या ना माने वो एक अपना नुक्ता नज़र हो सकता है, लेकिन अदालत की जुरिस्डिक्शन जो है वो आइन और कानून के अंदर तय होती है। और जो हामिद खान साहब है उनका तो मौक़िफ़ यही है कि हम नहीं मानते, हमारे ख्याल में अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास 184(3) है। तो मेरा ख्याल है कि मैं तो चाहता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट लगा के सुन के और फिर फैसला भी कर दे कि हाँ जनाब उनकी जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, तो मामला तय हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में तो ये जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती है, ये इनफैक्ट इस शायद दरखास्त को वैसे ही एतराज़ात लगा के। चलें, साकिब साहब के पास ये सवाल लेके जाते हैं। साकिब साहब, ये आर्ग्यूमेंट है सिद्दीकी साहब का भी कि जुरिस्डिक्शन ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट की, आपको आईनी अदालत में लेके जाना चाहिए था, इस पे आपका कमेंट? नहीं, ये तो बड़ी सादा सी बात है। एक अदालत सुन ही नहीं सकती जब जो मतलब आपको पसंद हो ना हो, 26वीं तरमीम के आप मुखालिफ हों, हक में हों, या 27वीं के मुखालिफ हों या हक में, जब एक चीज हो चुकी है, आइन अमेंड हो चुका है, जुरिस्डिक्शन तय हो चुकी है कि उसका नहीं है, तो फिर मतलब मेरे ख्याल में आमिर खान साहब या उनका जो ग्रुप है, ठीक है उनके व्यूज वो 26वीं या 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो है बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, उनको मैं तो फेवर करता हूं, लेकिन इस पॉइंट को तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूं कि ये एक वक्त का ज़िया या सिर्फ दिखावे के लिए वो लेकर आ गए हैं। अब क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार पहले ही इस पे ऑब्जेक्शन लगा देगा, अगर आप फिर के वहां पे जाएंगे भी तब भी एक स्टेप भी ये चीज आगे नहीं बढ़ सकेगी। अल्टीमेटली ये मामला जो है वो वफाकी आईनी अदालत की जुरिस्डिक्शन का है, उन्होंने ही देखना है, उन्होंने ही आगे बढ़ाना है। बेशक हामिद खान साहब ने आज कहा जी देखें हम तो मानते ही नहीं वफाकी आईनी अदालत को, तो हम जो है जब मानते नहीं है तो हम कैसे आगे। अब कोई माने ना माने, आइन तो अमेंड हो चुका है, 26वीं 27वीं तरमीमें तो हो चुकी हैं। आर्टिकल 200 में ये जो ट्रांसफर वाला मामला है, कोई भी ना माने कि बगैर कंसेंट के जजेस को क्यों भेज दिया गया है। अब आईनी तौर पर तो वो फैसले ठीक है सारे। अच्छा सिद्दीकी साहब, वैसे अगर इस पे जनरली स्पीकिंग अगर इस पे हम बात करें, जो अमेंडमेंट हुई, कॉन्सेंट जो है वो जजेस का पहले लिया जाता था, अब जो उसको बदलने के बाद जेसीपी को ज़्यादा इख्तियार दे दिए गए, वो अगर उनके मुताबिक हो जाता है तो चलें ठीक है, फिर ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी का क्राइटेरिया होता है, ये उसको उस पर भी क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि ये तो फिर ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई और इसमें जो मिस यूज़ ऑफ पावर भी हो सकता है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, मिसयूज़ ऑफ पावर या ट्रांसपेरेंसी की बात तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस किस्म की किसी भी चीज़ के अंदर दलील है। हाँ, ये ज़रूर कर सकते हैं कि क्राइटेरिया क्या है ट्रांसफ़र का, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है अब इस 27वीं यानी तरमीम, और अगर हम देखें माजी को तो जजेस की तकर्री और तबादले के हवाले से जो इख्तियारात थे वो एक फ़र्द वाहिद यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ात के अंदर मरकूज़ थे। फिर जुडिशल कमीशन बना 18वीं आईनी तरमीम के अंदर, पार्लिमानी कमेटी बनी, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट के ज़रिए पार्लिमानी कमेटी को टूथलेस कर दिया। फिर 19th अमेंडमेंट आई और उसमें फिर नॉमिनेशन का इख्तियार किसी भी जज की वो होता था चीफ जस्टिस पाकिस्तान का। फिर हम ये देखते हैं कि उसके बाद ऐसी ऐसी तकरीरियाँ इस तरह से हुई कि मैं तो उसको गोली फिट करना कहता हूँ कि किस वक्त पे कौन से चैम्बर का कौन सा जज जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान होगा। तो प्रेडिक्टेबल 10-10 साल की जो है ना अपॉइंटमेंट्स हो गई थी। चलें ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जी बात कंप्लीट करने दीजिए मुझे। उसमें जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर 7 जो हैं वो जज साहिबान हैं और अगर किसी जज का ट्रांसफ़र करना है तो वो चीफ जस्टिस ने उसके जो है वो मामला रखना है जुडिशल कमीशन के सामने या जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कोई भी
आइन के तहत 1/3 अगर रिक्विजिशन होती है वो कि चीफ जस्टिस ने बुलाने से इनकार कर दी, लेकिन आइन के तहत ये होना और अक्सरियती राय से फैसले होने हैं। तो जुडिशरी अगर 7 मतलब 15 में से 7 जो है वो अगर जज साहिबान हैं और वो ये समझते हैं, उसमें अब तो हमने जो नंबर भी आ गया सामने 11 और 4 से ये तबादले जो हैं वो मंजूर हुए हैं। बाबर सत्तार साहब का जो रिप्लाई है जो आज कोट हुआ है, अखबार के अंदर छपा हुआ भी है, उसके अंदर वो कहते हैं कि मैं तो यहाँ पे वैसे ही तंग आ गया था, मैं तो अच्छा है कि मैं ट्रांसफ़र हो गया हूँ, लेकिन इससे अदलिया की आज़ादी के ऊपर अब मुझे ये समझ नहीं आती है कि एक हाई कोर्ट के अंदर अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो वो जज अच्छे हैं और अगर वो पेशावर हाई कोर्ट में चले जाते हैं तो वो बुरे हो जाएंगे और इससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, जबकि तनख्वाह, मराहत, बिजली के यूनिट, पेट्रोल, गाड़ियाँ, सब कुछ जो है वो इक्वलेंट ही उनको वहाँ पे मिलेगा, वो पेशावर में हो या कहीं और हो। तो ये कहना इससे किस तरह अदलिया की आज़ादी कॉम्प्रोमाइज़ होती है? अगर देखा जाए कि जी मुकदमात लेने के हवाले से किसी का, तो ये तो मिसालें हमारे उमर अता बंदयाल साहब ने डाली हुई हैं और हर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार है कि वो कौन सा मुकदमा किस जज के सामने लगाएगा और किससे के सामने नहीं लगाएगा। रोज़ाना बेंच तब्दील होते हैं। ठीक है, अच्छा चलें, मुझे ज्वाइन किया डॉक्टर अली इमरान साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम कहूँगी, आपके लिए तो आज बहुत खुशी का दिन होना चाहिए सर। आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज सलाम का जवाब भी मिल चुका है। हाँ, बहुत जल्दी मिला जी, रमजान में उन्होंने सलाम किया था और आप ईद के 1-1.5 महीने बाद चीफ साहब ने आज सर दूसरी ईद आ रही है। जी उनका शुक्रिया, उनकी मेहरबानी जी, हमारा क्या, हम क्या कर सकते हैं। अगर वो ये भी जवाब ना देते तो हमारा कौन सा उन पर कोई जोर है। हम तो सिर्फ इल्तिजा करने जाते हैं, अगर हमारी इल्तिजा सुन ली जाए तो 190 मिलियन में आपकी इल्तिजा सुनी जाएगी ना। अब तो डे टू डे हियरिंग के बारे में भी कुछ इंदिया मिला है आपको, आज सुनाए ना अहवाल आपकी जुबानी। चलें, जो हमें रिपोर्ट कर रहे साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद है, अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, उन्होंने तो बताया हमें अहवाल, आपकी जुबानी भी सुनना चाहेंगे हम। देखिए, साकिब बशीर साहब के होते हुए वैसे चिराग को सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है, लेकिन मैं मौजूद था, साकिब भाई भी वहीं पे मौजूद थे। लेकिन आज जब दलाल शुरू हुए तो सबसे पहले जो सलमान सफदर साहब थे उन्होंने इस चीज़ पर जोर रखा और दलाइल में जो उनका बिगिनिंग थी वो यही थी कि सबसे पहले तो अडयाला जेल के जो आईजी प्रिजन है उनको, सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल और अलशफा के जो डॉक्टर्स हैं उनको बुलाया जाए और उनसे ये रिपोर्ट ली जाए कि आखिर क्या वजह है कि मियां और बीवी दोनों के आंखों का ही मसला हुआ और दोनों की आंखों की जो बिनाई है वो तकरीबन 80 से 85% जा चुकी है। तो यहाँ से दलाइल का आगाज था और फिर उसके बाद सलमान सफदर साहब ये चाहते थे कि आज, क्योंकि नायब के प्रोसिक्यूटर्स भी वहाँ पे मौजूद थे, इवेंचुअली आज 16 महीने के बाद वो आज वहाँ पे मौजूद थे और ऐसा लग रहा था कि शायद आज वो अदालत में दलाइल देने की नीयत से मौजूद है। लेकिन जो आगे प्रोग्रेस हुई, जो आगे चला कोर्ट का प्रोसीडिंग्स, तो हमने देखा कि सलमान सफदर साहब ने सबसे पहले ये कहा कि मुझे अगर आप मौका दे दें तो मैं दरखास्त जमानत जो है, सजा मुअत्तली है, उसके ऊपर दलाइल दे सकता हूँ, जो कि मेरे क्लाइंट की मुझे इंस्ट्रक्शन भी है और ये मैं सिर्फ 30 मिनट के अंदर इसको कंक्लूड कर सकता हूँ। लेकिन मैंने देखा कि जो अदालत थी, चीफ जस्टिस साहब और उनके साथी जज जो थे, उन आसिफ साहब, तो खैर जस्टिस आसिफ जो है उन्होंने तो कोई पूरी प्रोसीडिंग्स के दरमियान कोई एक लफ्ज भी शायद नहीं कहा होगा, लेकिन चीफ जस्टिस साहब जो थे वो बार बार जो है इस चीज पर इसरार कर रहे थे कि अगर आप मेन अपील के ऊपर अपने दलाइल दें तो हम इसको 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर खत्म कर देंगे। लेकिन सलमान सफदर साहब ने ये कहा कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मुझे उनकी तरफ से ये बताया गया है, डायरेक्शन है मुझे कि मैंने पहले सजा मुअत्तली के ऊपर दलाइल देने हैं। तो अब काफी बहस के बाद, काफी सारे चीजों के बाद, फिर उसके दरमियान 2-3 चीजें और भी आई, अगर आप कहती है तो वो मेंशन कर देता हूँ कि सलमान सफदर साहब ने कहा कि मैंने ट्रायल कोर्ट का फैसला 17 दफा पढ़ा। ठीक है, एक ब्रेक शामिल करते हैं मुख्तसर सा, साकिब बशीर साहब को शुक्रिया कहेंगे यहाँ पे, उसके बाद आते हैं, फिर यहीं से बात कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक शामिल करने लगे जल्दी से, जिसमें हम लोग उसके बाद वापस हाजिर होते हैं। जी, वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट। ब्रेक से पहले जो अली इमरान साहब से हमारी गुफ्तगू जारी थी, अली साहब मैं चाहूंगी वहीं से आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं बात ये कर रहा था कि आज सलमान सफदर साहब ने ये कहा कि मुझे मेरे जो क्लाइंट हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, उनकी तरफ से
ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि मैं पहले जो है सजा मुअत्तली के ऊपर दलाइल दूं, और अगर अदालत चाहती है और अदालत सुनना चाहे तो मैं 30 मिनट के अंदर अंदर इसको कंक्लूड कर सकता हूं। अच्छा। लेकिन जो अदालत का इसरार था वो ये था कि आप मेन अपील के ऊपर बात कर लें और हम इसको मंडे से फिक्स करके अगले 7 से 10 दिनों के अंदर अंदर इसको कंक्लूड कर देंगे और इस पर हम फैसला दे देंगे। लेकिन सलमान साहब ने कहा कि जब मेरे क्लाइंट ने मुझे इस बात की इंस्ट्रक्शन दी है कि मैं सजा मुअत्तली पर बात करूंगा तो मुझे आप इजाजत दें कि मैं सजा मुअत्तली के ऊपर अपने दलाइल जो है वो शुरू कर सकूं। काफी सोचो बचार के बाद और इस दलाइल के दरमियान मेरे ख्याल से फिर जज साहब ने जो वो सोचा कि वो उन्होंने कहा कि फिर इस तरह है कि हम आपको बताएंगे कि हमने इसको किस तरह लेकर आगे चलना है। उसके बाद अदालत अडजर्न हुई और अडजर्न होने से सिर्फ 1 मिनट पहले उन्होंने फिर जैसे कि आपको पता है कि सुहेल अफरीदी साहब का जो सलाम था रमजानुल मुबारक में, उन्होंने कहा था कि मैं जज साहब के पास गया, उन्होंने मेरा सलाम का जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने कहा हाँ अच्छा, मैं एक बात भूल गया था कि केपीके के जो चीफ मिनिस्टर हैं सुहेल अफरीदी साहब, उन्होंने इस बात का शिकवा किया है कि मुझे मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया गया, तो मैं वालेकुम सलाम कहता हूँ। इसके बाद अच्छा। जो कोर्ट है वो अर्जन हो गई और ये ही आज की कार्रवाई थी टोटल। चलें ठीक है सिद्दीकी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज जोगर अगर वो अपीलों पर जल्द फैसले के ख्वाहिशमंद हों, जबकि वकला सफाई वो जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद बता भी रहे कि उनको इंस्ट्रक्शन ही मिली है बानी पीटीए की तरफ से कि सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर दलाइल पहले दिए जाएं। अब कानूनी नुक्ता से जो अगर देखा जाए तो क्या इमरान खान के केसेस में वकला की ये स्ट्रैटेजी केस को लंबा करने की कोशिश है या उन्हें खदशा है कि जो मरकजी अपील है उस पर फौरी फैसला उनके हक में नहीं आएगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो पीटीआई के वकला हैं सलमान सफदर साहब और दीगर लोग, वो तो बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि ये तो इतना लंबा चौड़ा केस ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो कहते हैं कि इतने वॉल्यूम्स हैं, इतने 35 गवाहान हैं और उस पर मुझे 1.5-2 महीने तैयारी के लिए लगेंगे, फिर 30 मिनट में केस ख़त्म हो जाएगा। मुकदमा वही समात में होता है जो कि फ़िक्स हुआ हुआ हो। अब ये क्योंकि एक ही मामले से कनेक्टेड मुख्तलिफ मामलात हैं, तो इसमें वकील ज़रूर आर्गू कर सकता है कि उसका मुकदमा कौन सा पहले सुनना चाहिए या नहीं। लेकिन उसी तरह से प्रोसिक्यूशन का भी एतराज़ है। प्रोसिक्यूशन भी उसको ज़ाहिर है वो तो चाहेगी जैसा भी है वो अपने हक़ के अंदर फ़ैसला लेना चाहेगी, जिस तरह से जो एप्लीकेंट साइड है वो अपने हक़ के अंदर फ़ैसला लेना चाहेगी। तो फ़ैसला तो अदालत ने ही करना है और अदालत इसरार नहीं करती है, वो मुकदमा है, वो आर्गूमेंट सुनेगी, वो अगर सुनना चाहती तो सुनेगी। ख्वाहिश तो मेरा नहीं ख्याल है, मुकदमा तो सारे ही लगेंगे, सुनी जाएंगे। और अगर मरकज़ी अपील का फ़ैसला ही इनके हक़ के अंदर आ जाए तो बाकी भी कुछ नहीं रहेगा उसके बाद तो। अच्छा तो ठीक। और ये रिलक्टेंस जो है ये मुझे मेरी समझ से बाहर है। आज भी वो जो बैंकिंग कोर्ट है उसमें फॉरेन फंडिंग केस लगा हुआ था, तो वहाँ पे जो पीटीआई के वकील थे वो भी अजीब सी बात कर रहे थे। मतलब अगर आप ये देखें आज के 3 वाक़यात को ले लीजिए, एक तरफ वो कह रहे हैं कि अगर मरकज़ी अपील, उन्होंने कहा कि मैं क्लाइंट की हिदायत के बगैर नहीं दलाइल दूंगा। बैंकिंग कोर्ट के अंदर जज पूछा कि जी ये स्क्रूटनी का अमल और उस पर सवाल हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जी ये रजिस्ट्रार नहीं करनी होती है। तो पीटीआई के वकील ने कहा कि जी मैंने चैट जीपीटी से चेक किया है, वो तो ये नहीं है जिस पर वहाँ पे वो हुआ। और फिर हामिद खान साहब जो सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो एक ऐसी जुरिस्डिक्शन के अंदर जजेस ट्रांसफ़र का मामला लेके जा रहे हैं जो कि उस अदालत के सामने नहीं है। तो अब इन सारी सूरत हाल को देख के मैं और आप क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि कोई संजीदगी नहीं है या बस एक खुदनुमाई है? अच्छा चले ये पॉइंट लेके चलते हैं, जरा अली इमरान साहब इसको किस तरह से डिफेंड करेंगे। सर ये जो कह रहे हैं सिद्दीकी साहब के तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, जो आपने चैलेंज किया हामिद खान ग्रुप की तरफ से चैलेंज किया गया जजेस ट्रांसफर केस के अंदर, वो जाके हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या फिर हामिद खान ग्रुप की तरफ से जो मतन इख्तियार किया गया वो तो ये है कि उसकी चूंकि 27वीं आईनी तरमीम भी उस पर भी क्वेश्चंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर क्वेश्चंस है, इस वजह से वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। निमरा देखें, जहां तक सेनेटर साहब का हामिद खान साहब का मामला है, उस पर मैं इसलिए कोई बात नहीं कर सकता कि ये प्योरली मैटर उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट में वो लेकर गए। और मेरे ख्याल से बेहतर होगा कि आप हामिद खान, क्योंकि मैं कानून का एक तालिब इल्म हूँ और मेरे जहन में भी कई बातें चल रही हैं और मैं कोई ऐसा कमेंट नहीं करना चाहता कि जिससे कल पार्टी के, क्योंकि मेरा पार्टी का भी एक खास पोर्टफोलियो है जिस पर मैं
अपने पार्टी के लिए जो भी हो सकता चलें, है वो कानून करता के हूं। एक तालिब इल्म के तौर पे आप ये बता दीजिए कि क्या उस अदालत में दरख्वास्त डालनी चाहिए जिसकी जुरिस्डिक्शन ही ना हो? सर, हामिद खान साहब वो शख्स हैं कि जिनके मुंह से निकली बातें आज भी कानून का दर्जा रखती है। तो सदीकी साहब, अगर आप एक साफी होकर सारा दिन मैं देखता हूँ कि आप सिंपल साफत के साथ सिंपल सा जज। सवाल सर है, सुन तो सिंपल सा लीजिए, सवाल। सर सुन तो लीजिए, सर सुन, मैं आपकी हाँ, बात में नहीं बोला। मैं देखिए, मेरा आइन और सवाल है। कानून का दर्जा जो है सर वो बात तो सुन लीजिए, पार्लियामेंट ही अगर कानून आपने अपनी बनाएगी बात और आइन करनी है, बनाएगी। खुद ही सवाल मैं करना आप और जो खुद मर्जी उसका कहते रहे चलिए उसको। सिद्दीकी साहब, अब आपने अपना सवाल किया, उनका जवाब सुन लेते हैं। जी प्लीज तो सर। जवाब भी सुन लीजिए। देखिए, आप एक वक्त में साफी भी बन जाते हैं, जज भी बन जाते हैं, वकील भी बन जाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आप कभी कभी पार्लियामान के मेंबर भी बन जाते हैं, जिस तरह चीजों के ऊपर आप तज्जिया करते हैं। कुछ चीजें उन लोगों पर छोड़ दी जाए जो पर्टिकुलरली जो उनका काम है। अगर हामिद खान साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट वो गए हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई पिटीशन लेकर गए हैं, तो मेरे ख्याल से वो अपनी दानस्त के मुताबिक ठीक होंगे। बेहतर ये होगा कि आप हामिद खान साहब को बुला लें और सदीकी साहब को भी बिठा लें, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ये तमाम रोल्स इनके मैं देखता हूँ रोजाना। इनका बस चले तो ये पीटीआई को एक दिन में ही, जो आज अलकादर वाली थी, अगर ये होते तो ये आज इनकी कोशिश होती कि आज ही सुना जाता और आज ही एक ब्रेक दी जाती और उसके बाद एक फैसला सुनाया जाता, और उसमें ना सिर्फ चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी साहिबा बल्कि पूरी पीटीआई को ये अंदर कर देते। इनका तो मौका अगर आप सुने तो ऐसा ही लगता है। चलिए, अब बात देखें, आपको हमेशा वो बात करनी चाहिए जिस जिस निम्रा, इस जो पे मैं आपको मुझे समझ जो रिस्पॉन्ड आप करने की इजाजत है या? बस उनका जवाब मुकम्मल हो, मैं फिर अच्छा। आपकी तरफ आती हूँ। जी। देखिए, मैं सदीकी साहब से बड़ी एहतराम से गुजारिश करूंगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो उन लोगों पर छोड़ दी जाए जिनका वो काम है। और अगर वो हामिद खान साहब को अगर आप किसी अपने शो में ले लें और उनसे पूछें कि आखिर जो ये पिटीशन उन्होंने दायर की है उसके पीछे क्या सोच तो का अली साहब, वो तो फिर जिन पे छोड़ा गया है उनसे इमरान खान खुद ही नाराज है। अलीमा खान ने बार बार बताया कि वकिला से नाम लेके बताया कि वो जो इमरान खान के नाम पे आए वो इमरान खान के केसेस को लीड ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग पिटिशंस तो दायर कर रहे हैं, लेकिन आप लोग केसेस लगवा नहीं पा रहे, और ये बात इमरान खान बजरिया अलीमा खान बार बार बता चुके हैं। देखिए निम्रा, 26 अमेंडमेंट और 27 अमेंडमेंट के बाद जो जुडिशरी का हाल किया गया वो आपको भी बेहतर पता है, और मेरे ख्याल से अगर मैं टीवी चैनल पे मुनासिब नहीं होगा कि मैं ये आपके इस टीवी चैनल के ऊपर बैठकर ये सारी बातें करूं। जिस तरीके से जुडिशरी और बाकी तमाम इदारे कंट्रोल किए जा रहे हैं वो आपको भी बेहतर पता है। अब तो इंसाफ लेना, मुझे ऐसा लगता है कि जो शेर वाली बात है लेकर आना, लेकिन हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम एक पिटीशन सर आप ये कर सकते हैं, सर माजी में हमारे मुल्क के अंदर वकला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो एक बड़ी रिप्रेजेंटेशन अब वकला की है सर, और माजी को देखें तो बहुत बड़ी बड़ी वकला तहरीकें चलाई गई पाकिस्तान के अंदर। अब क्या हमारी एक इतनी बड़ी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी रिप्रेजेंटेशन इतनी बड़ी नंबर में वकला की है, तो वो इतने कमजोर कब से हो गए सर कि एक तहरीक तक नहीं चल पा रही है? 26 अमेंडमेंट या 27 अमेंडमेंट पे अगर आप लोग क्वेश्चंस रेज करते हैं तो सर उसके खिलाफ कुछ करते हुए भी तो कुछ नजर आना चाहिए सिवाय बयान देने के। देखिए निम्रा, हमने जो आप जिस तहरीक की वो बात करें वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं थी, बल्कि वो पूरे पाकिस्तान के जजेस के लिए एक मूवमेंट थी। और जो हालात वो थे, जिन हालात में वो तहरीक चलाएगी और जिस तरीके से वो इट वाज बैक्ड बाय समवन आसमान। निम्रा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई रहनुमा भी हैं या इमरान खान साहब के वकील हैं? मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है। जी रहनुमा भी है, रहनुमा भी है। अच्छा। जी, मैं तहरीक इंसाफ पंजाब का स्पोक्स पर्सन भी हूँ सदीकी साहब, और आपके साथ मेरी बड़ी डिटेल्ड मुलाकातें हैं, लेकिन खुदा जाने आपका सवाल किया है मैंने, मुझे जरा थोड़ा सा वो हो रहा था ना कि शायद आप वकील के तौर पे बात करें, क्योंकि डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा था कि आप एज ए लॉयर बात कर रहे हैं या एज ए पार्टी के कारकुन के हैसियत। थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि कभी आप पॉलिटिशियन बन जाते हैं, कभी साफी और कभी जज, शायद वही चीज आप दोबारा मेरे ऊपर अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं सर, मैं नहीं, क्योंकि मुझे मेरे जहन चलिए अली साहब आपने बात मुकम्मल कीजिए। मेरे जहन के अंदर जो सवाल पैदा हुआ ना वो आपके जवाब से हुआ कि जब आपने कहा कि बतौर कानून के तालिब इल्म के मेरे जहन में भी बहुत सारे सवालात हैं, लिहाजा आप हामिद खान साहब से ही पूछिए। तो वो आपके जहन में क्या सवालात थे? देखिए, वो तो मेरे सवालात नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर करने के नहीं है। वो इंटरनल जब इंटरनली हम बैठते हैं तो बात करते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमाते हैं और ये पिटीशन किस
मतलब वो एक कानूनी प्योरली मामला है जिसको नेशनल टीवी के ऊपर डिस्कस नहीं किया जा सकता। मैंने बारहा ये कहा कि अगर टीवी पे हामिद खान सब कुछ साहब अच्छा, दिस इज रियली आयरॉनिक कि हम लोग कानूनी मामला जो है वो टीवी के ऊपर डिस्कस नहीं कर पा रहे। नहीं, क्योंकि इसमें आवाम को क्या तो सब बात पता है? होना चाहिए कि कानून देखिए, जो है वो निम्रा उनकी बेहतरी निम्रा के ऐसा नहीं है जी निम्रा ऐसा नहीं है। जी देखिए वो पिटीशन हामिद खान साहब ने डाली। अच्छा, वो पिटीशन अगर मैंने दाखिल की होती तो क्या आप क्या कहते? चले मैं आपको सर अगर की होती तो मैं पढ़ता। आज तो वो डाली गई है, अभी तक तो मेरे पास कोई कॉपी भी नहीं आई। अच्छा, 184(3) जो है वो इस वक्त आइन का हिस्सा है। सर देखिए वो तमाम इख्तियारात 175(e)(3) के तहत कहाँ गए? FCC जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दे दिए गए हैं। थैंक यू, ठीक है, वो बड़ा I got क्लियर your है। point, sir. देखिए 26th अमेंडमेंट के अंदर आपने उसको लिमिटेड किया कि जजेस की मुशावरत से होगा। 27th अमेंडमेंट के अंदर आपने 175(e)(3) के अंदर उसने आपने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर कर दिया। और उसके साथ साथ आपने एक और भी काम किया कि जितने भी केसेस 184(3) के तहत किसी भी अदालत में चल रहे थे वो भी तमाम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर चले जाएंगे। और अब सो मोटो का जो उन्होंने खुद से एक लेते थे कि कोई भी चीज जो बुनियादी इंसानी हकूक से तसादुम कर रही होगी वो सुनेंगे, वो भी खत्म कर दिएगा। अब एप्लीकेशन होगी, उसको FCC देखेगी। अगर वो समझेगी कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है और किसी इंसानी हकूक के जो है उनके खिलाफ है तो उसको फिर वो खुद डिसाइड करेंगे। ये तो अब सेट एक फार्मूला है जो कानून आपने बना दिया ना पब्लिक। अब जो चीज हामिद खान साहब ने की है, मैं जब तक उसको देखूंगा नहीं एंड पब्लिक इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन। जी सर। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, एक और कानूनी सवाल भी। आप माशाल्लाह बहुत फाजिल वकील हैं और कानून के बहुत आपकी ग्रिप है। सर मैं एक तालिब इल्म हूं, मैं कोई बड़ा वकील नहीं हूं। मुझे तालिब इल्म हूं सर। नहीं, मेरे लिए तो आप बड़े ही हैं। मुझे एक और सवाल का जवाब दे दीजिए कि जो इफेक्टेड पार्टी है, यानी तीन जज साहबान जो हैं वो इफेक्टेड पार्टी हैं जिनका ट्रांसफर हुआ है। अब उनमें से कोई भी पिटिशनर सर मेरे मेहमान है सिद्दीकी साहब भी। सर सिद्दीकी साहब मेरे मेहमान है, अगर वो सवाल पूछना चाह रहे तो फिर सिद्दीकी साहब वैसे उनकी बुनियाद पे देखिए, एक ये तीनों जज साहबान इफेक्टेड हैं, इफेक्टेड पार्टी हैं। उनके बगैर एक बार की तरफ से जो है वो एप्लीकेशन, और वो भी 184(3) में जो आपने कहा कि ओमिट हो गया, 175(e) में चला गया है दरखास्त डालना। ये तो आपको नहीं लगता कि एक कोई यही सवाल मैंने पूछा था वो अली साहब से, तो वो कह रहे हैं कि मैंने देखा नहीं अभी तक। अभी पिटीशन को मैंने नहीं देखा सर, वो क्या है। जब तक मैं पिटीशन देख नहीं लेता मैं उस पर क्या कमेंट कर सकता हूँ। वो भी सुप्रीम कोर्ट में गई है। चले कल मैं अली साहब चले, फिर आपने पिटीशन देखी नहीं है अभी तक, तो ये फिर मान लेते कि पिटीशन आपने भी नहीं देखी। सर देखी नहीं है सर, गलती सर जो खबरें आई हमारे पास उसके मुताबिक चले गई तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर मान लेना चाहिए कि वो थोड़ी सी गलती हो गई है। नहीं, वो उन्होंने अली कामरान साहब देखिए एक चीज एस्टैब्लिश कर लेते हैं, एक चीज एस्टैब्लिश कर लेते हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन चुकी है। वो अमेंडमेंट को कोई मानता है या नहीं मानता, वो बन चुकी है। और अभी जो जुरिसडिक्शन है बज़ाहिर वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की ही बनती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर की गई। मैं आपको यही तो कह रहा हूं कि आप एक दफा देखें, आप जब तक उस पिटीशन को नहीं पढ़ेंगे वो आपके सामने नहीं आएगी। आपको मैं तो चाहती हूं कि आप डिफेंड करें अपने पॉइंट को। मैं तो चाहती हूं कि आप डिफेंड करें। अब हामिद खान साहब आपके सेनेटर हैं, आपका मंशूर PTI का उन्होंने लिखा है। तो सर मैं यही तो कह रहा हूं कि उस पिटीशन को देख लें। हेयर से कोई चीज नहीं होती, सुनी सुनाई कुछ नहीं होती। आप उस पिटीशन को, कल का एक प्रोग्राम निमरा आप रख लें इसके ऊपर। कल मैं पिटीशन ले लूंगा, मेरी कोशिश है कि मैं पिटीशन ले लूं उसके ऊपर। अब कल तो ऑब्वियसली फ्राइडे है, छुट्टी का दिन है, जब आपको पता है फ्राइडे सैटरडे छुट्टी है, तो उसको लेके मैं भी पढ़ लेता हूं। सिद्दीकी साहब को भी बुला लीजिए, हम इसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, चलें हम जरूर इस पे मजीद प्रोग्राम करेंगे। मेरे ख्याल में अभी हमारे पास वक्त खत्म। मैं आपको सिर्फ जो है ना अपना उस पिटीशन का वो पढ़ के सुना देता हूं जो कि लिखा हुआ है। अब देखें ये कितने बाखबर साफी हैं कि पिटीशन। अच्छा चलिए, सिद्दीकी साहब कुछ शेयर करना चाहते हैं वो हम शेयर कर लेते हैं प्रोग्राम में। सिद्दीकी साहब प्लीज शेयर कीजिएगा, नंबर भी होगा। ये सब डिफेंड करेंगे। आपको पता है ना कि एक तरीकाकार होता है अदालत में दरखास्त डालने का। वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन अंडर आर्टिकल 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973। अली साहब इस पे आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं?
मैंने निम्रा आपको यही बोला कि मैंने अभी वो पिटीशन देखी नहीं। अब मैं इनके कहे पे तो कोई मतलब यकीन नहीं कर सकता कि सिद्दीकी अच्छा। साहब, जब तक वो पिटीशन मेरे सामने नहीं आ जाती, आप बार बार इसरार करें। देखिए ये कानूनी मामलात है, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हम एक कानूनदान की बात अच्छा, कर रहे हैं। वैसे तो जब नहीं, तक इसमें अली सुप्रीम कोर्ट ऑफ साहब, पाकिस्तान का तो कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो पाकिस्तान तहरीक सर उसके इंसाफ ऊपर के टाइटल सेनेटर ने देखिए, उस पे उन्होंने क्या एक ग्राउंड लाहौर बार की जानिब से पिटीशन दायर की है और एक जुरिस्डिक्शन में की है। इसमें सुप्रीम सिद्दीकी कोर्ट साहब, ऑफ मेरी भी पाकिस्तान बात, का कौन सा मुझे मामला भी है? बात शामिल करने दीजिएगा। अली साहब एक सेकंड मेरी बात सुन लें। यहाँ पे जो मकसद है वो जरूर आपको भी प्लेटफॉर्म देना था कि आप अपनी जमात के या जो दरख्वास्त दायर की गई है उसको डिफेंड करें। और 26वीं एक सेकंड प्लीज सर, एक सेकंड, 26वीं या 27वीं आईनी तरमीम पर जो भी रिजर्वेशंस हैं वो बतौर एक अवाम हमारे भी जरूर है, आपके भी जरूर हो सकते हैं, उस पर एक अलग बात है। लेकिन सर अभी जब ये हो चुका है तो यानी कि आपने खुद अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप रहनुमा भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और आप लीगल साइड भी देखते हैं। तो सर इतना जब बड़ा स्टेप लिया गया आपकी जमात की तरफ से, तो आप कह रहे हैं कि आपने वो देखा ही नहीं, आपको पता ही नहीं। इसका मतलब है कि ये तो वकला के अंदर ही फिर मुशावरत नहीं होगी, बगैर मुशावरत के सर रैंडमली जाके किसी एक जो रहनुमा है आपका या आपका जो लीगल साइड को देखता है उसने कर दिया ये, फिर तो यहाँ पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। आप जिसको लीगल साइड कहती है ना, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो लीगल साइड है वो तमाम, वो हम उसको कंसिडर करते हैं पार्टी वर्कर्स के केसेस, वजीर आज़म इमरान खान साहब के जो केसेस है पर्टिकुलरली उनको जो देखती है वो लीगल साइड है, और उसको हेड करते हैं सलमान अकरम राजा साहब। अब ये जो रैंडम पिटीशन लेकर आए हैं हामिद खान साहब, ये वो खुद से उन्होंने ये पिटीशन जो है, इसमें मेरे नहीं तो ख्याल पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं है इससे? जी सर, पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप डिसोन कर रहे हैं हामिद खान साहब को? बिल्कुल डिस्काउंट नहीं कर रहा। हामिद खान साहब सेनेटर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। अगर उन्होंने कोई पिटीशन डाली है वो एक दो दिन में हम उसको देख लेंगे, उसके बाद टीवी पे बैठ के आप अच्छा, यही हमारा पॉइंट था कि बाद में देखने के बजाय पहले देखना चाहिए था। लेकिन चलिए खैर, उसमें मेरा वक्त जो है वो खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया अली साहब आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, सिद्दीकी साहब ज्वाइन किया और साकिब बशीर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन एक ब्रेक शामिल करते हैं, जल्दी से वापस आते हैं। जी वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट विद नम्रा अब्बासी। इस वक्त हम कुछ मईशत के हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे। ईरान अमेरिका जंग या कशीदगी कहूँ तो उसने आलमी मईशत को बिल्कुल हिला के रख दिया। तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ते हुए $126 फ़ी बैरल तक जा पहुँची हैं, जिसने न सिर्फ आलमी मार्केट्स में बेचैनी को मज़ीद फ़रोग़ दिया बल्कि एशियाई स्टॉक एक्सचेंजेस भी दबाव का शिकार हो गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो अनसर्टिनिटी है, जो गैर यकीनी सूरत हाल है, उसने उस बहरान को मज़ीद गहरा किया है। जहां पे और प्रेसिडेंट ट्रंप की अगर मैं बात करूं तो उनको मिलने वाली नई फौजी ब्रीफिंग के बाद खदशात और ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि आने वाले दिनों में ये सूरत हाल मज़ीद संगीन हो सकती है। और दूसरी तरफ अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो वो इस बदलती हुई सूरत हाल से बराह रास्त मुतासर हो रहा है हमारा मुल्क भी। एक तरफ महंगाई और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें अवाम पर दबाव डाल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हुकूमत रिलीफ देने की कोशिश में मसरूफ दिखाई देती है। जहां पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए सब्सिडी बढ़ाने का ऐलान किया है। साथ ही दफ्तर खारजा ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने की हिमायत करते हुए सिफारती सतह पर भी अपना किरदार वाज़ेह किया। जबकि अगर मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करूं तो उनकी रिपोर्ट मुल्की मईशत में कुछ बेहतरी और कुछ चैलेंजेस की निशानदेही करती है, लेकिन हकीकत बिल्कुल उसके बरक्स भी हमें ज़रूर नज़र आती है, क्योंकि ये एक ऐसी जंग है, एक ऐसा मौमा बन चुका है पूरी दुनिया के लिए, जहाँ पे ना चाहते हुए भी हर मुल्क की इकॉनमी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज़रूर हिट हो रही है। और पाकिस्तान तो उन ममालिक में शामिल है जो पहले ही जहाँ पे गुर्बत या महंगाई बहुत ज़्यादा है। एनी हाउ, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे सबसे पहले ज्वाइन करें डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर इस वक्त सबसे पहले ज़रूर हम टेक्निकल जो टर्म्स है उसमें भी बातें करेंगे, लेकिन एक आम आदमी की ज़ुबान में आम आदमी का सवाल सबसे पहले पूछूंगी। सर ये खदशा इसका इजहार किया जा रहा है कि कल से पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की वो मजीद महंगी वो बढ़ सकती है, महंगाई भी बढ़ सकती है। तो सर बताइएगा प्लीज उसके बारे में आम आदमी का जो सवाल है। बहुत शुक्रिया। बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान में आम आदमी जो मुश्किलात बढ़ी हैं उसके जिम्मेदार आम आदमी खुद है। क्योंकि मैं जब सोशल मीडिया पे देखता हूँ तो वो मुख्तलिफ सियासत पर अपने कमेंट्स करते रहते हैं। हुकूमत की वो पॉलिसियाँ जिसकी वजह से अवाम बराह रास्त ज्यादा मुतासिर होते हैं, उसकी बात कम ही नजर आती है मुझे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे अभी आपने बड़ी अहम बातें अपनी की हैं। देखिए, जंग की वजह से एक बहुत ही बेयकीनी की सूरत हाल है, हमें भी पता है, आपको भी पता है। ये भी हमें बताया कि दुनिया की मईशत पर मनफी असरात मुरतब हुए हैं और होंगे।
अगले माली साल में और ज्यादा होंगे, चाहे जंग खत्म हो, जल्दी खत्म हो या बाद में, इसके असरात मनफी रहेंगे। लेकिन जो चीज मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इसके मनफी असरात आम आदमी के ऊपर दुनिया के बेशतर मुल्कों के मुकाबले में बहुत ज्यादा हैं, कहीं ज्यादा हैं। अब मैं इसको अपनी बात की वजाहत करूं आम आदमी के समझने के लिए। देखिए, बात ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जो आलमी मंडी में तेल की कीमतें हैं वो 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर हैं, जो जी बिल्कुल हाँ। सही है। लेकिन पाकिस्तान में 4 साल में जो बिजली पेट्रोल के नरखों में इजाफा हुआ है वो उससे कई गुना ज्यादा है जो आलमी मंडी में हुआ। ये क्यों है? अच्छा। इसकी वजह मैं बता दूं। देखिए, हमारे यहाँ जो पॉलिसियां बनती है वो अशराफिया की नवाजने के लिए बनती है। आप देखिए, पेट्रोलियम लेवी को देख लें, भत्ता उसे मैं कहता हूँ, ये टैक्स नहीं है, क्योंकि इसमें सूबों का हिस्सा नहीं होता। जो टैक्स होता है उसमें सूबों का हिस्सा होता है। अच्छा। तो जब 2022 में चले जाएं तो पाकिस्तान में जो हुकूमत को पेट्रोलियम लेवी मिला था पूरे साल में, एक साल के अंदर, वो तकरीबन जो था 127 अरब रुपए का था। अब इस साल जो है 1468 अरब रुपए ले रही है हुकूमत टैक्स। मेरा सवाल ये है कि ये जो पेट्रोलियम लेवी आप ले रहे हैं, जो आपका जो भत्ता है, टैक्स नहीं है, लेवी से आप कह लें, तो जब तेल की दुनिया में इजाफा हो रहा है तो आपको तो ये अपने टैक्स कम करने चाहिए थे। आपने ये बेतहाशा बढ़ा दिए। यानी अब 1340 अरब रुपए एक साल में अवाम भत्ता ज्यादा लिया जा रहा है। इसका बराह रास्त असर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर है। ये क्यों हो रहा है? अगर पहले 127 अरब था 2022 में, तो इस साल 1468 अरब क्यों है? इसका सवाल। एक बात। दूसरी बात, दुनिया में जितने हमारे बेशतर मुल्कों के मुकाबले में हमारी डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर गिरी है। ये मैं आपको बता दूं क्यों। 2022 में अगर आप चले जाएं तो एक डॉलर 177 अरब का था, जी। आज एक डॉलर 280 अरब का है। तो जब आप तेल इंपोर्ट करते हैं तो उसके रुपए जब बनते हैं तो पहले 177 पे बनते थे, अब 280 पे बनते हैं। तो जब 280 पे बने एक डॉलर तो हुकूमत की कस्टम ड्यूटी बेताशा बढ़ गई। हुकूमत के ऐश हो गए, कस्टम ड्यूटी बढ़ गई, क्योंकि कस्टम ड्यूटी रुपीस पर होती है। और पेट्रोलियम लेवी भी बढ़ गया, डीलर्स का मार्जिन भी बढ़ गया, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने भी फायदा उठा लिया, सनतों की पैदावारी लागत बढ़ी, वो अवाम को मुंतकिल हो गई। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत में या दूसरे बांग्लादेश में या दूसरे मुल्कों में रुपए की कदर में इतनी कमी हुई है जितनी हमारे यहाँ है? हमारी ज्यादा क्यों है? क्यों? हमारी इंपोर्ट्स हमारी बरामदात से दुगनी है। तो सवाल ये पैदा, क्यों दुगनी है भाई? आप अपनी चादर से ज्यादा क्यों? तो जो इंपोर्ट माफिया के साथ आप इतने दबाव में क्यों हैं? अब मैं आपको उसकी अगर चाहें तो फिगर दे दूं। हमारे जो 7.5 बरस गुजरे हैं, इसमें जो पाकिस्तान ने इंपोर्ट की है यानी दरामदात, वो 438 अरब डॉलर, 438 बिलियन डॉलर। लेकिन हमारी बरामदात जो है वो 208 अरब डॉलर है। दूसरी तो सवाल ये, क्या दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी ऐसा ही है? क्या भारत में भी ऐसा ही है? नहीं है। तो जब आप इतनी बेताशा बरामदात इंपोर्ट बढ़ाई आपने इंपोर्ट माफिया को खुश करने के लिए, तो आपके रुपए की कदर गिरी। उसका फायदा हुकूमत को हुआ कस्टम ड्यूटी में, और उधर आपने पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि हमारी जो रेमिटेंसेज हैं, अगर आप देखें, दुनिया के शायद ही कोई मुल्क हो जहां पर इतनी बेताशा रेमिटेंसेज आ रही हैं। मसला अगर आप भारत को ले, हमारा दुश्मन मुल्क है, उसकी बरामदात जो है वो 777 अरब डॉलर है, लेकिन उसकी जो रेमिटेंसेज हैं 127 अरब डॉलर है, यानी 6 गुना बरामदात है। हमारी रेमिटेंसेज ज्यादा है। और रेमिटेंसेज क्यों ज्यादा है? क्योंकि 1 लाख डॉलर की जो रेमिटेंस आती है उस पर टैक्सों में नुकसान होता है 50 लाख रुपए का हुकूमत का, जो अवाम को मुंतकिल हो जाता है। इसका मतलब हमारी अशराफिया को नवाजने की मीशत, और IMF उसमें हमारे साथ शामिल है उस गठजोड़ में, क्योंकि IMF ये चाहता है अमेरिका के इशारे पर कि वो जौहरी कुव्वत पाकिस्तान, जिसकी अफवाज ने भारत को शिकस्त फाश दी है, जिसने अपना लोहा मनवाया है, वो हमारे अवाम जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने पुलिस कुर्बानियां दी हैं, हमारा बेहतरीन अहले वकू, जिसकी हमारी सरहदें चीन से मिलती हैं, अफगानिस्तान से मिलती हैं, मगरब पर ईरान से मिलती हैं, और दहशतगर्दी की जंग की वजह से जो हमारी शहादतें हो रही हैं उसमें भारत और अफगानिस्तान गठजोड़ करके कर रहे हैं। तो अगर हुकूमत खुद अपने अवाम के साथ इक्तसादी दहशतगर्दी करके टैक्स और पेट्रोलियम लेवी लगाए, तो फौज की कुर्बानियां, पुलिस की कुर्बानियां, अवाम की कुर्बानियां तो ज़ाय चली जाएंगी। आपने तो लोगों के दिलो दिमाग जीतने हैं। इसका मतलब ये है कि अब हमें हुकूमत को ये फैसला करना पड़ेगा कि पॉलिसियां बनाए इंसाफ से,
अगर और शहबाज शरीफ लॉन्ग साहब टर्म एक जुमला पॉलिसीज होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होनी चाहिए ताकि जो आवाम है उसको कहीं ना कहीं पे कोई रिलीफ भी मिल सके। सर मेरे ये सवाल भी एड्रेस कीजिएगा कि आलमी मंडी में तो ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $126 फी बैरल तक जा पहुंची है और ईरान अमेरिका कशीदगी उसी तरह से बरकरार है, बल्कि हमें वो बढ़ती हुई नजर आती है। तो डॉक्टर साहब, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इस हालिया रिकॉर्ड साज इजाफे को आप पाकिस्तान जैसी दरामदात पर डिपेंड करने वाली जो मईशतें हैं उनके लिए कितना बड़ा खतरा देखते हैं? क्या हमारा मौजूदा मालियाती जो स्ट्रक्चर है वो $125 फी बैरल या उससे ज़्यादा का ये बोझ बर्दाश्त कर पाएगा और ये खुदा न खास्ता सर मजीद बढ़ सकता है? बड़ी अहम बात आपने की है। पहले मैं सिर्फ एक जुमले की करेक्शन कर दूं, मैं जो गुजारिश कर रहा था जी वो सर। ये कर रहा था कि हमें जो माशी पॉलिसियां तब्दील करनी है वो आज करनी है। मैं ये नहीं कह रहा लॉन्ग टर्म। क्यों? अच्छा। क्योंकि 2027 में आपका प्रोग्राम खत्म हो रहा है IMF का। अगर आप नए प्रोग्राम में गए तो वो एक खुदकशी होगी, क्योंकि हुकूमत ये कह चुकी है कि हम प्रोग्राम में आखिरी ये है, आइंदा नहीं जाएंगे। मैं ये गारंटी कर रहा हूँ कि जो पॉलिसियां बनाई हैं वजीर खजाना ने और हुकूमत ने और पार्लियामेंट ने, उसमें 100% यकीनी हो गया है कि हम दोबारा IMF के पास जाएंगे। उस वक्त तक शायद अमेरिका को हमारी इतनी मदद की जरूरत ना हो जितनी आज है अफगानिस्तान में, मशरक़ी वस्ता में। तो उस वक्त वो हमदर्दाना रवैया भी नहीं रहेगा। तो मैं जो कुछ बात कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि आज हमें अपनी पॉलिसियां बदलनी होंगी। ठीक है। उसको मैं जो जुमला कहना चाह रहा था, आपकी बात की वजाहत कर दूं कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये कहा कि FBR एक साल में 15,000 अरब रुपया अपनी कैपेसिटी से कम वसूल कर रहा है। वो खुद तस्लीम कर रहे हैं। तो अगर आज के जब पाकिस्तान की मईशत खतरे में है, पाकिस्तान की सलामती खतरे में है, पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम खतरे में है, पाकिस्तान के अवाम की अपने मुस्तकबिल से मायूस है, अगर आज भी वो 15,000 अरब रुपए आप वसूल करके पेट्रोलियम डेयरी खत्म नहीं करते, कस्टम ड्यूटी कम नहीं करते, GST कम नहीं करते, तो ये तो मुश्किलात बरकरार रहेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत को ये जिम्मेदारी कबूल करनी होगी कि ताकतवर तबकों को नवाजने और खुश करने के बजाय पाकिस्तान की मईशत की फिक्र करें, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की फिक्र करें और वो 15,000 अरब रुपया वसूल करने की हिकमत अमली आज वजह करें। वो ठीक। खुद कह चुके हैं कि इतना कम वसूल हो रहा है, लेकिन उन्होंने सिर्फ वफाक की बात की थी, FBR की। मैंने सूबों का मिलाया, प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर मिला के वो बनता है 25,000 अरब रुपया सालाना कम वसूल। अगर इसके हम बड़े कम हिस्से को वसूल कर लें तो आलमी मंडी में अगर तेल की कीमतें मजीद भी बढ़ें तो हम उस झटके को संभाल सकेंगे। लेकिन अगर हमने ये वसूल नहीं किया और आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम भी हो गई तब भी हम उस झटके को नहीं संभाल सकेंगे। अच्छा, झटका ये बहुत बहुत ज्यादा है। इंपॉर्टेंट बात है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? ये 28 फरवरी को जंग शुरू हुई, उससे पहले पाकिस्तान की मईशत गैर मुस्तहकम हो चुकी थी। उससे पहले पाकिस्तान में महंगाई बढ़ चुकी थी। उससे पहले पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ चुकी थी। और उससे अभी आपने देखा कि हम UAE ने, जो हमारा दोस्त था, खारजा पॉलिसी में इख्तलाफ की वजह से अपने पैसे निकाल लिए। आज जो मेरे रिजर्व है हमारे पास 16 अरब डॉलर के हैं, उसमें से 8 अरब डॉलर तो सऊदी अरब के हैं, 3.5 अरब डॉलर जो हैं वो चाइना के हैं। इसका मतलब है मेरे मुल्क की गर्दन दूसरों के हाथ में है। मैं ही चाहता हूँ मेरी गर्दन अपने हाथ में आए और आज हम अपनी पॉलिसी तब्दील करें। ये ठीक। खुश होना कि जी हमारे रिजर्व 16 अरब डॉलर हैं, ये गलत है। 11 अरब डॉलर तो दोस्त मुल्कों के, दो मुल्कों के। तो अगर यूं नाराज होकर ले सकता है तो कल को कोई दूसरा मुल्क भी नाराज हो सकता है। इसलिए अपनी टैक्सों की वसूली बढ़ाएं, अपनी मुल्क की बचतें बढ़ाएं, अपनी मुल्क की सरमायाकारी बढ़ाएं, बैरूनी सरमायाकारी को रोकें, इम्पोर्ट्स को कंट्रोल करें। तो आज भी पाकिस्तान इस काबिल है कि बैरूनी झटके को संभाल सकेगा। और अगर हम भारत को शिकस्त दे सकती है हमारी फौज, तो हम अपनी माशी कुव्वत क्यों नहीं बढ़ा सकते? हमारे जो है आर्मी चीफ साहब ने ये फरमाया है कि हमने जो भारत को शिकस्त फौज दी है, यह बुनियादुम मरसूस अल्लाह ताला की मदद आई। तो वो जो उन्होंने बताया सही कहा। क्यों? कि बुनियादुम मरसूस को आप पढ़िए, सूरह सफ है, कुरान पाक की आयत है। उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग अल्लाह की राह में जहाद करते हैं, सीसा पिराई हुई जबार बनते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। तो अल्लाह ने हमसे मोहब्बत की, हमें फतेह मिल गई। मगर उससे आगे भी तो देखे ना, सूरह सफ में आगे क्या कह रहा है अल्लाह ताला? कहता है जी आपने ये कुर्बानी दे दी, अल्लाह आपसे खुश है। अब अगर आपने माल की कुर्बानी नहीं दी, आयत नंबर 11, तो फिर आगे चल के अल्लाह कहता है नस्रुम मिनल्लाहि फतहुन करीब, आपको नसीब नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि इस फतेह को के बाद सिर्फ इस आयत पर ना रुकें, आगे भी पढ़ें। यानी
आप माल की कुर्बानी देने का मतलब ये है कि आप पहले तो अपने फराइज रखें कि टैक्स की चोरी रोकें, हुकूमत टैक्स वसूल करे, शाहाना अखराजात कम करें, अपनी चादर से ज्यादा पैर ना फैलाएं। अगर ये चीज कर लें जो मैं बार बार कह रहा था, तो सूरह सफ की आयत 11 के तहत नस्र मिनल्लाह फतह करीब हमारा मुकद्दर होगी। मैं इसीलिए कह रहा इंशाल्लाह। था कि हम जो हैं वो कामयाब ठहरेंगे, लेकिन अगर वो हमने नहीं किया तो अल्लाह ताला ने अपना फैसला सादिर कर दिया है। तो हजरत अली ने क्या फरमाया था कि कुफर की हुकूमत चल सकती है मगर जुल्म की नहीं। यानी भारत में कुफर की चल रही है, हमारे यहाँ जुल्म हो रहा है अवाम के साथ। मैं चाहता हूँ जुल्म कम करें, अदालतें इंसाफ दें। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है जी पाकिस्तान की बेशक। सिविल कोर्ट, छोटी अदालतें जुल्म कर रही हैं, वहां पर रिश्वत का बाजार गर्म है, अवाम को इंसाफ नहीं मिल रहा। अगर वो इंसाफ मिल जाता है और ये हुकूमत पॉलिसियां बदलती है तो पाकिस्तान को कोई रोक नहीं सकता कि हम भारत और बांग्लादेश और श्रीलंका से ज्यादा तरक्की करेंगे, ये जंग की मुश्किलात को काबू पा लेंगे। ट्रू। इसकी ये शर्त है जो अल्लाह ताला ने बताई है। मैंने उसको ट्रांसलेट करके आपको ठीक। बता दिया अच्छा है कि सर, मेरे क्या पास अल्लाह ताला आखिरी ने आखिरी एक डेढ़ मिनट है, तो मैं चाहूंगी प्लीज ये सवाल भी एड्रेस कीजिएगा। रिपोर्ट के मुताबिक तेल की महंगी कीमतों की वजह से खाद की कीमतें भी बढ़ रही हैं, जिससे फ्यूचर में गजाई अशिया महंगी होने का खदशा है। तो सर, आपके ख्याल में तेल की कीमतों का यह असर बराह रास्त आम आदमी पर किस हद तक पड़ेगा? क्या हुकूमत के पास महंगाई के इस नए तूफान को कंट्रोल करने के लिए, इसको रोकने के लिए कोई मंसूबा नजर आता है आपके पास, जो अभी की पॉलिसीज है जिस पे आप बात भी कर रहे थे? देखिए, जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ते हैं, दालें, सब्जियां, गोश्त, खाने पीने की अशिया, हम्म। तमाम इम्पोर्टेड चीजें सब बढ़ जाएंगी। ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ेंगे। एक आम आदमी जो कि एक रोटी, एक छोटा सब्जी से जिंदगी गुजारता है, वो नहीं खरीद सकेगा। आम आदमी पिछड़ा जाएगा। वो 11 करोड़ आदमी जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, उनकी जिंदगी अजीरन हो जाएगी। वो अपने बच्चों का इलाज नहीं करा सकता। अपने 26 मिलियन बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी तादाद है स्कूल न जाने वालों की। जी हाँ। हालांकि आइन कहता है कि 6 साल से 16 साल के हर बच्चे को मुफ्त तालीम देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी आप पूरी नहीं करेंगे, अवाम में मायूसी और बददिली फैलेगी। वो पाकिस्तान के और अपने मुस्तकबिल से मायूस होंगे, और उससे इक्तिसादी दहशतगर्दी से, जो दहशतगर्दी की जंग है, उसको जीतना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये खतरनाक, बिजली के नर्ख भी बढ़ेंगे, इंपोर्टेड एशिया के भी बढ़ेंगे, हर चीज फर्टिलाइजर की तो बात कीमतें। की चीज है। मैं तो खाने पीने की अशिया, जो आदमी हम्म। 2 रोटी खाता है वो नहीं खा सकेगा, वो अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकेगा। अगर खुदा नास्ता बीमार हुआ तो इलाज नहीं करा सकेगा। वो बच्चा जो स्कूल जा रहा है उसको उठा लेगा और कहेगा जी मुफ्त तालीम नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हें चाइल्ड लेबर कराऊंगा क्योंकि मेरी तनख्वाह से गुजारा नहीं हो रहा। तो तुम जाके अखबार बेचो, तुम कोई ठीक है। दूसरा काम करो और तालीम को छोड़ दो। मैं उस ठीक है खतरे सर, की तरफ माजरत के इशारा साथ कर मेरा रहा हूँ। वक्त खत्म हो गया। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। राजिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक आज के न्यूज़ टुनाइट विद नमरा वासी से इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।